चंपा चंपा उस दिन बड़ी उदास थी। न उसके पास हुस्न था जो कभी उसके कोठे पर जलवा अफरोज होता था, और न ही उसके पैर तबले की थाप पर थिरक पाते थे कि लोग झुंड के झुंड उसके हुस्न की एक झलक पाने के लिए बेताब हों, या उसके घुंघरुओं की छम छम सुनने के लिए दौड़े आएं। अब तो अपने छोटे से 2 कमरे के मकान में वो और उसकी बांदी झुमकी ही एक दूसरे का सहारा थे। पूरी दुनिया ने साथ छोड़ दिया था। वैसे दुनिया उसके साथ थी भी कब? वह तो उसका हुस्न और उसकी मौसीकी थी जो लोगों को आशिक बनाए हुए थी। अब तो उसके सारे दीवाने भी बूढ़े हो चुके थे और उसकी तरह ही एकाकी जिंदगी जी रहे थे। कुछ अपने बच्चों की दया पर निर्भर थे, तो कुछ साथ की तलाश में बुजुर्गों के लिए चलाए जा रहे घरों में रह रहे थे। परवानों की बिल्कुल वही स्थिति जो शमा की थी, मल्लिकाए हुस्न की थी। अंतर सिर्फ इतना था कि परवानों के पास कहने के लिए जिंदगी की कुछ मंजिलें थी, उड़ानें थी जिनको वे पा सके थे, जबकि चंपा के पास तो वह भी नहीं था जो वह फक्र से अपना कह सके। उसकी धाती थी उसके घुंघरू, जिनकी रुनझुन अब भी उसके कानों में बजती रहती थी, और उसके माथे पर बदनामी का वह दाग जो समाज के इज्जतदार लोगों ने लगाया था। सामने से तो लोग चंपा को कुछ न कहते थे, बस अजीब सा मुंह बनाकर चले जाते थे, लेकिन पीठ पीछे न जाने किन किन उपनामों से विभूषित करते। मसलन नाचने वाली, मुजरे वाली, कोठे वाली, घुंघरू वाली, वैश्या, समाज का कोढ़, आदि आदि। ऐसे अनेकों नाम से समाज के ठेकेदार उसे कोसने वालों में वे लोग भी थे जिनके बाप दादा अंधेरे में समाज की निगाहों से बचते बचाते चंपा के कोठे को गुलजार किया करते थे। लेकिन चंपा को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने तो न जाने कितने शरीफों के नंगेपन को देख देख कर पूरी जवानी बिताई थी। उसे तो हंसी आती थी जब किसी को कहते सुनती, देखो चंपा कोठे वाली आ रही है। वह सोचती कि जिनके बाप दादा के जूते मेरे कोठे पर आते आते घिस जाते थे, वे मुझे कोठे वाली कहकर फप्तियां कसते हैं, पर बेबस कुछ कर नहीं पाती। उसे कुछ करने की जरूरत भी नहीं थी। बचपन से आंखों ने नाचना गाना ही देखा था और कानों ने घुंघरुओं की आवाज ही सुनी थी। इस कारण उसे सब कुछ स्वाभाविक ही लगा था। उसने मौसीकी को ही अपनी दुनिया मान लिया था और कभी इससे अलग दुनिया की तसव्वुर नहीं की, और न ही कभी इस दुनिया में होने का अफसोस भी किया। उसने जिस दुनिया में होश संभाला था उसी की होकर रह गई थी। बाहर की दुनिया से बेहतर उसे अपनी दुनिया लगती थी, जहां उसे न कुछ छिपाने की जरूरत थी और न कुछ बताने की। बिल्कुल खुली किताब की तरह रहा जा सकता था। उसे नहीं पता था कि उसको पैदा करने वाले कौन हैं। रंभा मौसी के हाथों के सहारे उसने कदम बढ़ाना सीखा था, और वही उनकी माँ बाप दोनों थी। 1-2 बार उसने रंभा मौसी से पूछा भी था, तो मौसी बोली, तू धरती की कोख से पैदा हुई है, धरती ही तेरी माँ है। मौसी की बात सुनकर चंपा चुप हो जाती। वैसे भी मौसी ने उसके लिए बहुत कुछ किया था, कोई कमी न होने दी थी। मौसी ने कभी जबरदस्ती न की थी नाच गाने के लिए। चंपा तो बस अन्य बच्चों की तरह चहकना चाहती थी, उड़ान भरना चाहती थी। स्कूल जाना चाहा तो अभिभावकों ने विरोध किया कि एक कोठे वाली की बेटी उनके बच्चों के साथ नहीं पढ़ सकती। चंपा मन मसोस कर रह गई थी। रंभा मौसी इतनी दूरदर्शी भी न थी कि चंपा को किसी अन्य शहर में पढ़ने के लिए भेजती। उनका अपना कोठा ही उनकी दुनिया थी,
जहाँ सिर्फ मनोरंजन था, तबले की थाप थी और घुंघरूओं की आवाज थी। एक बार चंपा ने मौसी से कहा, मौसी, मुझे भी नाचना सिखा दो। मौसी ने चंपा को गले से लगा लिया और बोली, ना मेरी बच्ची, मैं नहीं चाहती कि तू घुंघरू की गुलाम बने। लेकिन चंपा की जिद के आगे मौसी की कुछ न चली। उन्हें भी लगा कि मेरी उम्र ढल रही है और फिर चंपा की जिंदगी कैसे चलेगी उनके बाद। हो सकता है घुंघरू ही चंपा की ढाल बन जाए, जो समाज के दरिंदों से बचाने में उसकी मदद करे। और जब चंपा ने एक बार घुंघरू बांधा तो उसकी झनक दूर दूर तक सुनाई पड़ने लगी। बड़े बड़े लोग उसके घुंघरूओं के दीवाने हो गए। चंपा की जिंदगी में घुंघरूओं की गूंज थी, लेकिन दिल में था सिर्फ खालीपन। रोज शाम को महफिल होती, वाह वाह के कसीदे पड़े जाते, रुपयों की बारिश होती, कुछ तो उसके कदमों में दिल रखना चाहते, पर चंपा को पता होता कि ये कुछ और नहीं, बस नशे का सुरूर है जो इनको दीवाना बनाए दे रहा है। अपने तरीके से वह अपने दीवानों को संभालती, उसकी निगाहें ऐसी किसी आंखों को ढूंढती जिनमें इश्क का एक कतरा भी दिखाई दे। आज रात के अंधेरे में साहिबान कदरदान दिल थाम के बैठी आपके सामने हाजिर हो रही है हुस्न की मल्लिका चंपा, जो आपके दिलों को धड़काने वाली है, आपको दीवाना बनाने वाली है। कि बात पर लोग तालियां बजाते थे, शहर के जो संभ्रांत लोग उस पर आंखें जमा लेते थे, उन्हीं के लिए अब वह बहिष्कृत थी। बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन दुनिया में अजीब बातें भी सच होती हैं। चंपा को दुखी देखकर झुमकी समझाने का प्रयास करती। उसने चंपा के वैभव को देखा था और यह स्थिति देखकर उसके दुख का पारावार न रहता। चंपा का झुमकी के सिवाय कोई और न था और चंपा तो थी ही झुमकी का आधार। धीरे धीरे दोनों के बीच मल्लिका और बांदी का संबंध न रहकर बहनापा होता गया।
दोनों एक दूसरे का बहन की तरह ख्याल रखने लगे। उनकी जिंदगी में रंगीनियां तो न थी, लेकिन जिंदगी की सांझ में एक आत्मसंतुष्टि थी, किसी का साथ मिलने की। आखिर लोगों के अकेलेपन को बांटने वाली और उनकी जिंदगियों में रंगीनियत भरने वाली चंपा की जिंदगी का अकेलापन भी बंटना जरूरी था।